नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कल दिल्ली में वित्त मंत्री संसद में अंतरिम बजट पेश करेंगी और उम्मीद ये की जा रही है कि एग्री सेक्टर के लिए बजट में कुछ ऐलान किए जा सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट सब्सिडीज है या फिर हम किसानों के लिए कुछ डायरेक्टली यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। कंज्यूमर के हित में तो ऑफकोर्स हमने काफ़ी कुछ आउटसाइड द बजट भी आता हुआ देखा है। काफ़ी सारी चीज़ें अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डिसीजन के थ्रू ही ले ली जाती हैं, तो बजट का इंतजार भी नहीं किया जाता और ये तो इन एनी केस इंटरिम बजट ही है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे मैंने कहा कि माना जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, महिलाओं के लिए यहाँ पर कुछ बहुत निकल के आ सकता है। ईवी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम कोई एक्सटेंडेड स्कीम्स यहाँ पर कंटिन्यू देख सकते हैं। ऐसे में एनसीडीएक्स की बजट से क्या उम्मीदें हैं? जो 7 एग्री वायदे पर बैन है, क्या वो हटाने की यहाँ पर बात की जा सकती है? इस साल वायदा में क्या क्या उम्मीदें हैं? एक्सचेंज की वॉल्यूम्स को लेकर भी यहाँ पर कैसे आगे देखने को मिल पाएगा? इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं एनसीडीएक्स के एमडी एंड सीईओ अरुण रास्ते। वहीं हमारे साथ जुड़ेंगे एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा। उनसे भी चर्चा करेंगे स्ट्रैटेजीज के ऊपर। मिस्टर रास्ते, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज CNBC आवाज पर समय निकालने के लिए। और सबसे पहले बजट पे ही जानना चाहेंगे, ऑफ कोर्स वो पेपर्स रेडी हैं, वो फाइल तैयार है, कुछ नया वहां पर ऐड होने वाला नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है जहां तक एग्रीकल्चर की बात है और कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट की चर्चा है, क्या कुछ हम इस बार बजट में देख पाएंगे? दो चीजें, एक तो जैसे आपने कहा ये इंटरिम बजट है, इस वोट ऑन अकाउंट, ये फाइनल बजट नहीं है, तो इससे मतलब मोर डायरेक्शनली होगा रादर देन नंबर्स में। तो उम्मीद जो होगी वो डायरेक्शनली अगले 5 साल 3 साल के लिए क्या हो सकता है, वो डायरेक्शनली उम्मीद हमें काफी है इस बजट से। अगर आप एग्रीकल्चर को सेक्टर को देखते हैं तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है अराउंड 15% होता है हमारी जीडीपी में। अब जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इनकम बढ़ती जा रही है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में डिमांड भी बढ़ती जा रही है। अब उसमें आप चैलेंजेस देखते हैं, देयर आर सम 3 और 4 मेजर चैलेंजेस हैं हमारे। पहला चैलेंज तो ये आता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बड़ी लो है। अगर हम हमारे नेबर जो हैं चाइना, जिससे हम पॉपुलेशन के मामले में कम्पीट करते हैं, उनकी अगर प्रोडक्टिविटी देखते हैं व्हीट और राइस की, हमारी लगभग दुगनी और दुगनी से ज्यादा है। तो प्रोडक्टिविटी एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा हमारे लिए चैलेंज आता है स्टोरेज, हैंडलिंग। इनमें करीब 4.5 से 5% फूड लॉस हो रहा है, विच इज जस्ट क्रिमिनल। वी कैन नॉट अफोर्ड, मतलब हमारी कंट्री में 5% लॉस होना फार्मर के लिए या पूरे सेक्टर के लिए कवर नहीं करता हमारी जैसी कंट्री को, जो तीसरी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तीसरी चीज ये है कि आज भी हमारी जो कृषि है या कृषि क्षेत्र है, ये एक बड़ा वेदर डिपेंडेंट है। तो या तो मानसून, जैसे अभी गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी हो सकती है अगर अगले कुछ दिनों में गर्मी नहीं आए। तो इन सब चैलेंजेस को देखते हुए बजट से या वोट ऑन अकाउंट से मुझे 3 एक्सपेक्टेशंस है, जो कमोडिटी सेक्टर के लिए भी वही है एग्री। पहली चीज तो ये है कि एग्री टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट जो पिछले साल शुरू किया था इन टर्म्स ऑफ जैसे ड्रोन का यूज है, उस तरह से एआई को किस तरह से ला सकते हैं, स्पेशली वेयर हाउसिंग एंड गोडाउन सेक्टर में, ताकि पूरा ये सेक्टर जो है हैंडलिंग वाला और स्टोरेज वाला, इसको हम कैसे कारगर बना सकें, वेदर इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स हों या मंडियों को आपस में लिंक करके इनाम जैसे प्लेटफॉर्म से या प्राइवेट प्लेटफॉर्म से जोड़ना हो। इस पर शायद वित्त मंत्री जी अगर डायरेक्शनली कुछ बता दे तो अगले बजट में इस पर प्रोविजन हो सकता है। ये पहली चीज है टेक्नोलॉजी। दूसरा, इन टर्म्स ऑफ रेजिलियंट सीड्स, एनवायरमेंटली जब हम बात कर रहे हैं कि काफी उतार चढ़ाव होते हैं, तो रेजिलियंट सीड्स की हमें बहुत जरूरत है। थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी में इन टर्म्स ऑफ ICAR या किसी और प्राइवेट सेक्टर में भी अगर डायरेक्शनली वित्त मंत्री इसका अगर प्रोविजन करती है या अगले बजट में देती है, तो दूसरा अच्छा चीज होगा। तीसरा, अगर आपने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात कही थी, तो 2028 तक तो गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट के लिए जो स्टेपल्स है उनका तो ऐलान कर दिया है। तो इसका मतलब है हमारी पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है कुछ राज्यों में तो कंटिन्यूस चलती रहेगी, पर कुछ दूसरे राज्य, जैसे कल मैं पढ़ रहा था तेलंगाना में राइस है, तेलंगाना गवर्नमेंट राइस बेचना जा रही है ओपन मार्केट, तो उनके लिए कुछ अगर डायरेक्ट बेनिफिट इक्विवेलेंट अगर कुछ हो सकता है तो वो किसानों के लिए और आम जनता के लिए बेहतर होगा। रही बात आपकी कि कॉन्ट्रैक्ट्स और अदरवाइज, ये तो एग्जीक्यूटिव डिसीजन वाली बात है, बजट से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, इसलिए बजट में हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। बजट के बाद या उसके बाद ही हम बात कर सकते हैं।
जी हाँ, एब्सोल्युटली। बजट का इंतजार है और जिस तरह से चीजें यहाँ पर निकल के आएंगी या नहीं निकल के आएंगी उसके रिएक्शन तो हम यहाँ पर लेंगे ही। अरुण जी, साथ ही जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हमने यहाँ पर एक्सचेंज में लॉन्च होते हुए देखे हैं पिछले 3-6 महीने में, चाहे वो इसबगोल था, सनफ्लावर था, स्टील का अगर हम यहाँ पर देखें, किस तरह का फीडबैक और किस तरह का पार्टिसिपेशन आपने बनता हुआ देखा है? देखिए, दो कॉन्ट्रैक्ट हमारे काफी अच्छे चल रहे हैं, सनफ्लावर एज वेल एज स्टील। ओके। जो हमारा एक्सपेक्टेशन था, इट इज एज पर द एक्सपेक्टेशन। सनफ्लावर के लिए कोई भी दुनिया में कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो जो हमने इंडिया में लॉन्च किया है ये अब रेफरेंस पॉइंट बन गया है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है और ये चलेगा हमारे आने वाले दिनों में भी। इसबगोल पिछले साल हमने लॉन्च किया था, जब ऑलमोस्ट जब सीजन खत्म हो रहा था, तो वो थोड़ा उस समय चला था। इस साल हमें देखना है किस तरह से चलता है। स्टील रेगुलरली कंटिन्यूअसली उसमें ट्रेड हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टील का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमारा बन जाएगा। हम्म। अरुण जी, जहां तक मूवमेंट की बात है, प्राइसेस में अच्छी खासी उठापटक देखने को मिली है और ये बात सही है, जब जिसका फायदा हो रहा होता है उनको वो ट्रेड अच्छा लगता है, जब नुकसान होना शुरू होता है तो ऑफ कोर्स काफी हद तक कारोबारी, ट्रेडर्स या फिर किसान यहाँ पर एक्सचेंज को, प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार ठहराते हैं। प्याज तो ट्रेड भी नहीं होता, लेकिन हमने देखा है कि प्याज को लेकर भी काफी चिंताएं हैं, जैसे जैसे प्राइसेस गिरे हैं, ट्रेडर्स और किसान वो नई चीज चाहते। ऑब्वियसली एक फाइन बैलेंस रहेगा कारोबारियों और एज एन कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में, लेकिन जिस तरह की वॉल्टिलिटी हमने यहाँ पर स्पाइसेस एज अ सेक्टर में आते हुए देखी है, कैसे रीड कर रहे हैं आप उसे? देखिए, मैं प्राइसेस पे तो कभी भी एक्सचेंज कंट्रोल मतलब कमेंट नहीं करता है, बट मैं सिर्फ दो या तीन बुनियादी चीजें आपसे के माध्यम से बताना चाहूंगा। ये प्रोडक्शन, डिमांड और सप्लाई तीनों पर डिपेंड करता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कैसे रहेगी। और दूसरा, कुछ चीजें जैसे एक्सपोर्ट डिपेंडेंट होती है, तो एक्सपोर्ट मार्केट जिस कंट्री में जा रहा है वहां पर अगर इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, जैसे ग्वार सीड है, वो अगर यूएस जाता है, जो फ्रैकिंग इंडस्ट्री है वहां पर यूज हो रहा है। अगर फ्रैकिंग नहीं हो रही है यूएस में, तो ऑब्वियसली ग्वार की डिमांड कम हो जाएगी, या उन्हें अल्टरनेट अगर मिल जाएगा तो ग्वार की डिमांड कम हो जाएगी वहां पर, तो यहाँ से एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। दूसरा, ये कुछ स्पाइसेस ऐसी हैं जिनका प्रोडक्शन पिछले साल प्राइसेस सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ईयर ऑन ईयर 100% बढ़ गई। अब उन्हीं स्पाइसेस को अगर आप इस साल देखेंगे तो उनमें जो सोइंग है डबल हो गई है। ऑब्वियसली उनकी प्राइसेस पिछले साल की तुलना में नहीं बढ़ेगी। तीसरा, वेदर की, जैसे मैंने पहले बात की, कुछ स्पाइसेस ऐसी हैं जिसमें इस साल ऑब्वियसली करीब 20 से 25% शॉर्टफॉल की उम्मीद है, तो उन स्पाइसेस में इस साल थोड़ी मतलब तेजी दिखाई देगी। तो वेरियस फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये उतार चढ़ाव होते हैं। एक्सचेंज का इनसे कोई लेना देना नहीं है कि प्राइसेस कैसे जा रहे हैं। हम सिर्फ ये रेगुलेट करते हैं कि ऊपर नीचे जो है वो रेगुलेटेड रहे, ताकि कोई भी मतलब अनटोवर्ड नहीं हो या इसके से कॉर्नर नहीं किया जा सके। और यही हमारे रेगुलेटर की भी हमारे साथ यही हमेशा बात होती है। एक और चीज, और जिस तरह से हमने प्राइसेस में उठापटक आते हुए देखी है और जिस तरह से वॉल्यूम्स में गिरावट आई है, एज एन एक्सचेंज हेड आप इसे कैसे काउंटर कर रहे हैं? देखिए, देयर आर टू और थ्री थिंग्स। एक तो ये है कि फाइनेंशियल सेक्टर जो इक्विटीज में जिस तरह से घुसा हुआ है उस तरह से कमोडिटीज में नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसे प्रोडक्ट नहीं है। तो पहली चीज हम ये कर रहे हैं कि हम कोशिश करें कि ऑप्शंस लेके आए, जिससे जो फाइनेंशियल सेक्टर का जो प्लेयर है उसको एक ऑप्शन मिले कमोडिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए। वंस एक बार अगर ऑप्शन आ जाता है, आप किसी भी अगर दूसरे एक्सचेंज को देख लीजिए, इक्विटीज में ऑप्शन सबसे ज्यादा चलता है, उसके कारण रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है। तो हमारा जो अगला प्लान है वो हम ऑप्शंस लॉन्च करने का, और जैसे ही हम ऑप्शन लॉन्च करते हैं हमें उम्मीद है कि ऑप्शंस के थ्रू रिटेल पार्टिसिपेशन हमारे यहाँ बढ़ेगा, अपने आप कमोडिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। और जब ये पार्टिसिपेशन बढ़ने लगेगा तो एक्सचेंज वॉल्यूम भी बढ़ेंगे, लोग एक्सचेंज पे जुड़ने लगेंगे। दूसरा ये है कि हम इस वक्त मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं उनको छोड़ के बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ भी बात कर रहे हैं, ताकि कमोडिटीज मार्केट में से फार्मर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, वो इक्विटीज की बजाय कमोडिटीज में अगर इन्वेस्ट करने लग जाए तो उनको भी फायदा होगा, तो इट विल बी विद इन द सिस्टम। तो ये हमारी दूसरी कोशिश जारी है इसमें। अरुण जी, एक और चीज, और काफी सारी एग्री ग्रुप्स यहाँ पर डिस्कस भी करते रहते हैं कि एल्गो की वजह से बहुत बार ट्रेड्स यहाँ पर सफल नहीं हो पाते हैं, चाहे वो बाय या सेल हो, एल्गो ट्रेड्स हमेशा कुछ तो भी यहाँ पर फंडामेंटल्स बिगाड़ देते हैं। कैसे देखते हैं आप इन सब कॉन्वर्सेशंस को? आप अगर हमारा तो ये बड़ा ट्रांसपेरेंट बिहेवियर होता है इन टर्म्स ऑफ हमारी वेबसाइट पर अगर आप जाके देखेंगे तो टोटल ट्रेड का अल्गो ट्रेड सिंगल डिजिट में परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखेंगे, तो अगर मैं कहूँ कि जो 7 या 8% वाला है वो अगर बाकी 91 को इन्फ्लुएंस करता है तो थोड़ा मतलब गवारा नहीं करता है इस बात को। दूसरी चीज है कि अल्गो वाला तो जनरली तेजी की तरफ जाएगा, मंदी में तो नहीं आएगा ना। वो तो पैसा बनाना चाहता है कि सुबह पैसा लगाए शाम को उसे पैसा मिल जाए। तो अल्गो को ही मतलब ब्लेम करना ये तो शायद गलत होगा इसमें।
अरुण जी, एक और चीज़ यहाँ पर जिस तरह की वॉल्टिलिटी हमने देखने को आई है, जैसे आपने कहा एक्सचेंज ऑफ कोर्स जस्ट एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, जिस तरह की रेगुलेटेड मूव्स हैं, चाहे वो हल्दी है जिसमें लोअर सर्किट्स लगते रहते हैं, या फिर जीरा है जिसमें हमने 40% का ऊपर नीचे दोनों तरफ का मूव यहाँ पर आता हुआ देख लिया है। एज इन सेंस ऑफ स्पाइसेस, चाहे वो एसोसिएशंस हैं या कारोबारी हैं, किस तरह की कॉन्वर्सेशन उनके साथ है? देखिए, कॉन्वर्सेशन हम मतलब जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ करते रहते हैं। जी। वो चीजें होती है कॉन्वर्सेशन करने में, इंफॉर्मेशन अगर करेक्ट इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचती है तो एलिगेशंस नहीं होते। और कुछ ऐसे तत्व हैं जो मतलब मार्केट में ट्रेड करते हैं। जैसे आप इक्विटीज मार्केट में अगर कोई ट्रेड करता है तो आपके चैनल पे आता है, तो आके ये पहले कहता है कि मेरी ये पोजीशन है, ये कमोडिटी में नहीं है आज की तारीख में। वो आके ये डिक्लेयर नहीं करते मेरी पोजीशन कौन सी तरफ है, और फिर वो आके जब यूज करना चाहते हैं मीडिया को किसी और को बहकाव में, तो उसको रोक लगाना बहुत जरूरी है और उसके ऊपर हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा बहुत जल्दी। एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा कि डिस्क्लेमर्स लेना यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से लोग बात करते हैं और जिस तरह से ट्रेडिंग पोजीशंस यहाँ पर लेते हैं, वो अगर हो जाए, एंड हम एज अ मीडिया चैनल भी यहाँ पर इसे पुश करने की ज़रूर कोशिश करेंगे ताकि कुछ और क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आती हुई नजर आए। अब आगे फॉरवर्ड लुकिंग क्वेश्चन देन, अरुण जी, आने वाले समय में अब किन कमोडिटीज़ पर अब काम हो रहा है? क्योंकि जहाँ तक बातचीत है, ये सुनने में भी आया है कि बैंक्स कमोडिटीज़ में कैसे हेज कर पाएंगे, बाय सेल कर पाएंगे, चाहे वो सोने से ही शुरुआत करें, लेकिन एक कुछ पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन इस तरफ भी होती हुई नजर आई हैं। एनआरआईज को यहाँ पर कमोडिटीज में ट्रेड करने दिया जाए, ये सीपीआई की भी एक डिमांड रही है बजट को लेकर, तो काफी कुछ बातचीत यहाँ पर जारी है, चाहे वो नए प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो कॉन्वर्सेशंस हैं। आपका इन तरफ क्या रुख है? देखिए, कॉन्वर्सेशन जैसे मैंने कहा सभी स्टेक होल्डर से इंक्लूडिंग रेगुलेटर और गवर्नमेंट हमारे जारी रहते हैं। मैं सिर्फ अपने एक्सचेंज की बात करूंगा, कौन से प्रोडक्ट्स हम ला सकते हैं। हम ये कोशिश करें कि येलो पीस को जल्दी से जल्दी लेके आए। उसका शायद आज या कल में हम अपना प्रपोजल सबमिट करेंगे हमारे रेगुलेटर को। तो येलो पीस विल बी वन न्यू प्रोडक्ट ऑप्शन, जैसे मैंने कहा हम जरूर उसको लेके आएंगे। तो अगले 3 महीने में आप ये देख सकते हैं, होपफुली रेगुलेटरी सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल, कि हम येलो पीस और ऑप्शंस लॉन्च कर दें। काम हमारा चल रहा है वेदर फ्यूचर्स पे, क्योंकि ये काफी मतलब दूरदर्शी है, पर हमें इसकी जरूरत है। मतलब वेदर की वेगरीज को देखते हुए वेदर फ्यूचर्स की हमारे इस देश को जरूरत है। तो उसमें हमारा काम भी शुरू हो गया। वो कम से कम 1 से 1.5 साल के बाद आएगा, पर काम हमने अभी से शुरू किया। अरुण जी, एब्सोल्युटली उन चीज़ों पे यहाँ पर नजर रहेगी और बजट के बाद भी आपसे बातचीत होगी कि किस तरह का यहाँ पर स्टेटमेंट निकल के आती हैं और क्या एक्सचेंज का ऑफ कोर्स रिएक्शन है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, एक्सक्लूसिवली सीएनबीसी आवाज़ के साथ बातचीत भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ, लेंगे उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। गुप्ता और रवि देवरा बने हुए हैं। सबसे पहले आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ही जानना चाहेंगे। और अनुज, जिस तरह से कच्चे तेल में 1% का ऊपर 1% नीचे जिस तरह रोजाना हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं, कैसे देखते हैं आप यहाँ पर प्राइसेस? एफओएमसी की मीटिंग आज है और कल ओपेक की मीटिंग भी है, इन दो इवेंट्स के बीच में कैसे करना चाहेंगे कारोबार? गुड मॉर्निंग। देखिए, 2 दिनों में हमने काफी वॉलिटिलिटी आते हुए देखी और आने वाली जो 2 दिन है वो भी काफी वॉलेटाइल रहने वाले हैं। तो अगर आप लेवल वाइज देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमने WTI को 74 से लेकर 80 के बीच मूव करते हुए देखा है। ब्रेंट 78 से लेकर 82 के बीच मूव करता हुआ दिखाई दिया। तो ये रेंज बन गई है और मुझे लगता है कि अब ओपेक की मीटिंग के बाद कोई ना कोई इसमें एक अच्छा मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। मगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्राइस हायर लेवल पे सस्टेन होते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर सकता है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि एक बिकवाली का ट्रेड लेना, क्योंकि पिछले 2 दिन हमने काफी अच्छी रैली आते हुए देखी है और प्राइस कहीं ना कहीं 6500 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी फेस कर रहे हैं। तो अगर प्राइस ऊपर में 6500 के आसपास आते हैं तो मुझे लगता है कि वहां बिकवाली करना चाहिए। 6540 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट नीचे करीबन 6380 तक देखा जा सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा एक रेंज बाउंड है, बट हायर लेवल पे रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। और ओपेक की मीटिंग से आउटकम एक्सपेक्टेड है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो प्रोडक्शन को स्टेबल रखें, प्रोडक्शन कट को कोई ऐसा बड़ा प्रोडक्शन कट ना करें। तो हो सकता है कि हायर लेवल पे यहाँ पे कुछ बिकवाली देखने को मिल सकती है। ओके और नेचुरल गैस में को लेकर आपका क्या व्यू है? क्योंकि अच्छी खासी गिरावट हमने यहाँ पर गैसोलीन, नेचुरल गैस अक्रॉस क्रूड प्रोडक्ट्स में भी आते हुए देखी है। देखिए, नेचुरल गैस के अंदर हमने एक यहाँ पे गिरावट आते हुए देखिए, प्राइस अब 200 के नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब एक बॉटम आउट होते हुए दिखाई दे रहा है। प्राइस 172 के आसपास, 173 के आसपास प्राइस अभी चल रहे हैं। हालांकि हमने रिसेंटली देखा था कि करीबन 160 के आसपास तक इसने एक लो बनाया था। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं एक बॉटम फिशिंग यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती है। तो अगर किसी को ट्रेड लेना है तो यहाँ पर सेलिंग की तो रवाइज बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर करें। प्राइस अगर 160 के आसपास मिले तो ही खरीदारी का इनिशिएट करें। काफी लो लेवल है,
मुझे लगता है कि इससे ज्यादा लो लेवल इसमें और देखने को नहीं मिलेंगे। टेक्निकल बाउंस बैक मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि फंडामेंटली जाएंगे तो डेफिनेटली यूएस के अंदर जो वेदर है वो थोड़ा सा कोल्ड है, जिसमें डिमांड भी मुझे लगता है कि यहाँ पर आ सकती है। तो अगर 160 के आसपास के लेवल्स मिले तो वहां खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ऑल राइट, 160 तक के भी भाव यहाँ पर गिर सकते हैं। नेचुरल गैस का 6 मंथ 12 मंथ चार्ट आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर लगातार एक गिरावट देखने को मिली है। बाजार को लग रहा था कि शायद कुछ सपोर्ट विंटर सीजन में हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे, लेकिन अब तक इतनी ज्यादा सर्दी नहीं पड़ी है कि नेचुरल गैस की बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड निकल के आए। और दूसरी बात यह है कि यूरोप के पास अच्छी खासी इन्वेंट्रीज हैं, तो उसका सीधा इंपैक्ट हम यहाँ पर प्राइसेस में लगातार बनता हुआ देख रहे हैं। 200 के नीचे के स्तर आपके सामने यहाँ पर, और आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने में 20% की गिरावट है। 295 के हाई से लगातार यहाँ पर गिरावट, और एज ऑफ नाउ यहाँ पर 175 के आसपास के लेवल्स, और जैसे अनुज कह रहे हैं 160 भी आप नेचुरल गैस में यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं। मेटल्स लेके आएंगे आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि यहाँ पर भी मुनाफा वसूली जारी है। चीन में यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर अभी भी चिंताएं हैं, और जिस तरह का इकोनॉमिक डेटा आया है वो अभी भी थोड़ा सा अनइवन। अनुज, यहाँ पर क्या ट्रेड्स लेंगे आप? जो चाइना से डेटा है थोड़ा सा वीक डेटा है, तो उसके चलते हमें लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल मेटल में। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कॉपर में जो फैब कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बिकवाली का ट्रेड इंट्राडे के लिए सजेस्ट रहेगा। करीबन 735 के आसपास के लेवल्स मिले तो बिकवाली करना चाहिए। 737 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट 729 तक देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज पर्टिकुलर जो बेस मेटल है यहाँ पर हम हायर लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। कॉपर हो, जिंक हो, एल्युमिनियम हो, सभी के अंदर हम कहीं ना कहीं हायर लेवल पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। बट इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि कॉपर में बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। रवि, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल मेटल्स एज अ सेक्टर को? एल्यूमिनियम के अलावा थोड़ा वहां पे प्रेशर रह सकता है। चाइना कंटिन्यूअस लगा है, अभी भी वहां पे डेटा ट्रेल कर रहा है और 50 के नीचे रीडिंग थे। एक्सपेक्टेशन के आसपास ही डेटा है, बट फिर भी इतने स्टिमुलस के बाद अगर ऐसे डेटा आते हैं तो मार्केट को वो पसंद नहीं आएगा। एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि एक प्राइसेस वहां पे सपोर्टिव है, तो थोड़ा ट्रेंड मिक्स है एंड पैकेज भी वहां पे काफी दिया है, तो लिक्विडिटी भी सिग्निफिकेंट है। बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जो लूनार है, इसके पहले थोड़ा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी स्लो होगा। तो मेरे हिसाब से दोनों साइड की पोजीशन बनाए रखे, जहां पे फंडामेंटल्स पॉजिटिव है वहां पे बाय करें। एंड इसमें एल्यूमिनियम काफी अच्छा लग रहा है। 204 के करीब एल्यूमिनियम बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 202 का और टारगेट रहेगा 208 का। वहीं चाइना के जो रियल एस्टेट मार्केट के रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे हैं, इसका सीधा कोरिलेशन जिंक के साथ है। और अगर ये मींस के प्रॉब्लम जल्दी शॉर्ट आउट नहीं होते तो जिंक में मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा बिग वाली का ट्रेड ले सकते हैं। 227-80 के करीब नया कॉन्ट्रैक्ट बेचे, 230 के स्टॉप लॉस के साथ 222 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ऑल राइट, तो बिकवाली यहाँ पर कॉपर और जिंक में देखने को मिल सकती है, लेकिन खरीदारी के मौके यहाँ पर एल्यूमिनियम में ढूंढे जा सकते हैं। रवि, साथ ही साथ एग्रीकल्चर कमोडिटीज में कैसे देखते हैं आप यहाँ पर रुझान, क्योंकि मुनाफा वसूली आज के भी दिन में मसालों में देखने को मिली है? एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर कंसर्न है, पर्टिकुलर रेड से काफी बड़ा हर्डल बना हुआ है पूरे एग्री बास्केट के लिए, और इस हिसाब से अक्रॉस द बास्केट आपको प्रेशर आता हुआ दिखा है। नियर टर्म में जो डिमांड का फैक्टर था एक्सपोर्ट डिमांड का, वो यहाँ से हटता हुआ दिखा है। इस हिसाब से प्राइसेस में वोलेटिलिटी है। हालांकि मुझे लग रहा है कि टर्मरिक थोड़ा वीक है। टर्मरिक थोड़ा मुझे लग रहा है कि वहां पे सेलिंग प्रेशर जारी रहेगा। 14,580 के करीब एक बार टर्मरिक का करंट कॉन्ट्रैक्ट बेचे, स्टॉप लॉस लगाए 14,720 का, और डाउन साइड 14,100 तक के लेवल देखने चाहे। और ये करेक्शन में जहां पे फंडामेंटल पॉजिटिव है, थोड़ा ये इश्यू शॉर्ट आउट होगा तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि वहां पे आपको धनिया में ध्यान रखना है। अगर ये गिरावट पे 7,640 मिलता है तो आई थिंक एक बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए। स्टॉप लॉस 7,550 का लगाए, फिर से 8,000 तक के लेवल आपको 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। ऑल राइट, और आजकल जैसे कि हमारा व्यू है शो में, हम 2 मिनट इसलिए बचा के रखते हैं कि अपने एक्सपर्ट से जान सकें कि उनकी बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है। और अब तो 24 घंटे से भी कम का समय है। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे एक टॉप सजेशन विश लिस्ट जो आपकी है इस बार बजट से। देखिए, एक तो सीटीटी को हटाना चाहिए, सबसे टॉप में ये है। और जो एग्री कमोडिटीज में कुछ कमोडिटी जो बैन है उनको स्टार्ट होनी चाहिए। और एक और की जो कॉमर्शियल हमारे बैंक्स हैं या जो हमारे एफआईआईज हैं, जो एफपीआईज हैं, जो बड़े फंड हाउसेज हैं, उनको कमोडिटी में ट्रेड अलाउ करना चाहिए। ऑलराइट, बड़े ट्रेड हाउसेस को अलाउ करना चाहिए, सीटीटी हटाना चाहिए, जो 2013 में बाय द वे लगाया गया था। और हर साल यहाँ पर ये मांग रही है डेरिवेटिव मार्केट की तरफ से कि सीटीटी को अबॉलिश किया जाए। रवि, आपका क्या सेंस है, क्या देखने को मिल सकता है और क्या आप चाहेंगे कि देखने को मिले? बेसिकली सिस्टम एंड स्टोरेज ये दो मेजर फोकस रह गए पर्टिकुलर एग्री पॉइंट से। जब भी प्राइसेस में कुछ ऊपर नीचे होता है तभी डायरेक्टली डेरिवेटिव मार्केट को ब्लेम आता है। तो इससे एक बड़ा जो स्वर्गीय अरुण जेटली का लास्ट बजट था, तब स्पॉट एंड फ्यूचर मार्केट को कंबाइन करने की एक काफी अच्छा पेपर पे आया था। तो आई थिंक ये अप्लाई कर देना चाहिए,
जैसे ये अप्लाई होगा मार्केट पे ब्लेम भी नहीं आएगा और डेरिवेटिव मार्केट में भी अच्छी लिक्विडिटी आपको आती हुई दिखेगी और स्पॉट मार्केट का रिफ्लेक्शन डायरेक्टली यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो स्पॉट एंड फ्यूचर को डेरिवेटिव मार्केट को इंटीग्रेट करना एक पहला डिसीजन होना चाहिए। और सेकंड मेरे हिसाब से स्टोरेज रिलेटेड मीन्स कि ये डायरेक्टली डेरिवेटिव रिलेटेड नहीं है बट स्टोरेज रिलेटेड ज्यादा फोकस करना है। ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि जब लोअर प्राइसेस होते हैं तब ड्यू टू मीन्स के स्टोरेज का अवेलेबिलिटी नहीं होता है, फार्मर्स को ये अपना जो मीन्स के आउटपुट है वो या तो वो रास्ते पे फेंक देते हैं या कम प्राइस पे उसको बेचना पड़ता है। तो स्टोरेज पे ज्यादा फोकस करना है। ये दो अगर डिसीजन हुए तो मेरे हिसाब से इंडियन एग्री मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकते हैं। ओह वेल एब्सोल्युटली, स्टोरेज और पोस्ट हार्वेस्ट को यहाँ पर अगर तरीके से लाया जाए और साथ ही साथ स्पॉट और फ्यूचर्स मार्केट को इंटीग्रेट किया जाए, सीटीटी अगर हटाया जाता है और साथ में ही अगर जो बैंड एग्री कमोडिटीज़ हैं उन्हें वापस लेकर आया जाता है ताकि हेजिंग मैकेनिज्म यहाँ पर स्ट्रांग हो, तो वो कुछ एक चीज़ें हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कमोडिटी मार्केट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रह सकती हैं। बहुत शुक्रिया अनुज एंड रवि, आप दोनों का ही समय निकालने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो सुमित मेहरोत्रा आपके लिए लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।